तो आज हम उस पेंटिंग की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया में शायद हर कोई पहचानता है। मोनालिसा। हाँ, मोनालिसा। और हमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस तस्वीर के पीछे छिपे रहस्यों पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालते हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ इसकी खूबसूरती पर बात करना नहीं है। हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ये पेंटिंग दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बनी कैसे। सही बात है। क्योंकि कहानी सिर्फ कला की नहीं है, इसमें मनोविज्ञान है, विज्ञान है और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी चोरी की कहानी भी शामिल है। बिल्कुल। और इसकी शोहरत को समझने के लिए कुछ आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। हम्म। ये पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रखी है और वहां आने वाले, आप मानेंगे नहीं, 80% लोग सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं। 80%? हाँ, यानी हर साल लगभग 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। इसी वजह से उसे एक खास तापमान पर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? दुनिया जिसे एक मास्टरपीस मानती है, उसे बनाने वाले लियोनार्डो द विंची खुद इसे एक अधूरी कृति मानते थे। 1 मिनट, क्या कहा आपने? अधूरी? जी, उन्होंने इसे कभी बेचा नहीं, मरते दम तक अपने साथ रखा और इसमें हमेशा कुछ न कुछ बदलते रहे। मतलब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति असल में एक अनफिनिश्ड काम है? ये तो पूरी कहानी की बुनियादी बदल देता है। शायद इसी अधूरेपन में ही इसके सारे राज छिपे हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को जरा परत दर परत खोलते हैं। सबसे बड़ा राज उसकी मुस्कान और उसकी आंखें। कहते हैं कि उसकी आंखें आपका पीछा करती हैं, जिसे मोनालिसा इफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन एक शानदार भ्रम है। हाँ, बिल्कुल। जर्मनी की बिलेफील्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि उसकी नज़र सीधे दर्शक पर नहीं, बल्कि दाईं ओर लगभग 15.4 डिग्री के कोण पर है। वो असल में हमें देख ही नहीं रही है। अच्छा, तो फिर हमें ऐसा महसूस क्यों होता है? यहीं पर लियोनार्डो का जीनियस सामने आता है। उन्होंने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे स्फूमाटो कहते हैं। स्फूमाटो? हाँ, इतालवी में इसका मतलब होता है धुएं जैसा। लियोनार्डो ने रंगों की परतों को इस तरह मिलाया कि कोई भी लकीर या किनारा सख्त न दिखे, खासकर होंठों और आंखों के कोनों पर। अच्छा, तो कोई साफ लाइन नहीं है? इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जब आप सीधे उसकी मुस्कान को देखते हैं तो वो हल्की पड़ जाती है, क्योंकि आपकी आंखें एक निश्चित बिंदु खोजने की कोशिश करती हैं जो वहां है ही नहीं। और जब हम कहीं और देखते हैं, जैसी आप कहीं और देखते हैं और मुस्कान आपकी पेरिफेरल विजन में आती है, वो ज्यादा साफ दिखने लगती है। इसी वजह से वो हमेशा बदलती हुई और जिंदा लगती है। कमाल है। मतलब ये 16वीं सदी का एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। बिल्कुल। तो ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि विशुद्ध विज्ञान और कला का मेल है। अगर मुस्कान एक पहेली है, तो वो चेहरा किसका है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ये महिला आखिर है कौन? इस पर कई सिद्धांत हैं और हर सिद्धांत अपने आप में एक कहानी है। सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत तो ये है कि ये किसी महिला की तस्वीर है ही नहीं। हैं? मतलब? कुछ कला इतिहासकार मानते हैं कि ये लियोनार्डो दा विंची का ही एक नारी रूप में बनाया गया आत्मचित्र है। रुकिए, मतलब दुनिया की सबसे मशहूर महिला की पेंटिंग असल में एक पुरुष की है? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? हाँ, सबूत काफी दिलचस्प है। जब डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके लियोनार्डो के सेल्फ पोर्ट्रेट को मोनालिसा के चेहरे पर ओवरलैप किया जाता है, तो चेहरे की हड्डियां, नाक, आंखें, होठों का ढांचा काफी हद तक मेल खाता है। मतलब ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? संभावना बहुत कम है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन क्या कोई और भी थियरी है जो इतनी मजबूत हो? बिल्कुल। एक और मजबूत दावेदार है लियोनार्डो का शिष्य जियान गियाकोमो कैप्रोटी, जिसे लियोनार्डो प्यार से सलाई बुलाते थे। सलाई? हाँ, सलाई का मतलब होता है छोटा शैतान। वो अपनी खूबसूरती और घुंघराले बालों के लिए जाना जाता था और लियोनार्डो के सबसे करीबी शिष्यों में से था। छोटा शैतान? ये रिश्ता तो काफी पेचीदा लगता है। बहुत ज्यादा। लियोनार्डो ने अपनी डायरी में उसे चोर और झूठा भी लिखा है, लेकिन वो 25 साल तक उनके साथ रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोनालिसा का चेहरा और खासकर उसकी रहस्यमयी मुस्कान सलाई से प्रेरित है। तो ये आज तक साफ नहीं है कि वो लियोनार्डो खुद हैं, सलाई हैं या कोई और। और शायद लियोनार्डो चाहते भी यही थे कि ये पहचान हमेशा एक राज बनी रहे। ठीक है, तो चेहरा एक अनसुलझी पहेली है, लेकिन उस चेहरे के पीछे की दुनिया, वो पहाड़, नदी, पुल, क्या वो भी लियोनार्डो की कल्पना थी?
सदियों तक ये भी एक रहस्य था। है ना? हाँ, और सालों तक लोग इटली के अलग-अलग इलाकों में उस नज़ारे को ढूंढते रहे। कुछ ने कहा कि ये बोब्बियो शहर का पुल है, तो कुछ ने कहा कि ये अरेज़ो का इलाका है। पेंटिंग में चूना पत्थर की चट्टानें दिखती हैं, जो भूवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सुराग था। लेकिन इतने सालों बाद कोई कैसे पक्के तौर पर कह सकता है कि सही जगह कौन सी है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 500 साल से जो राज था, वो हाल ही में 2024 में खुल गया है। 500 साल बाद ये कैसे मुमकिन हुआ? एन पिज़ोरुसो नाम के एक भूविज्ञानी और कला इतिहासकार ने इसका पता लगाया है। उन्होंने सिर्फ कला नहीं, बल्कि भूविज्ञान का इस्तेमाल किया। जियोलॉजी का? हाँ, उन्होंने साबित किया कि पेंटिंग के पीछे का दृश्य उत्तरी इटली में कोमो झील के किनारे बसे लेको शहर का है। लियोनार्डो ने उस इलाके में काफी काम किया था। और सबूत क्या हैं? उन्होंने 3 ठोस सबूत दिए। पहला, पेंटिंग में जो मेहराबदार पुल है, वो लेको में मौजूद 14वीं सदी का एज़ोन विस्कॉन्टी ब्रिज है। अच्छा। दूसरा, लेको के पास जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं, उनका भूविज्ञानिक ढांचा हूबहू पेंटिंग की चट्टानों जैसा है। और तीसरा, पेंटिंग में जो झील दिखती है, वो लेक गार्लेट है। जब इन तीनों चीजों को मिलाया जाता है, तो तस्वीर पूरी हो जाती है। कमाल है। मतलब विज्ञान ने कला के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा दिया। लेकिन मोनालिसा की प्रसिद्धि सिर्फ इन रहस्यों की वजह से तो नहीं है। इसकी शोहरत के पीछे एक क्राइम थ्रिलर जैसी कहानी भी है, जिसने इसे रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। बिल्कुल सही। 21 अगस्त 1911 तक मोनालिसा एक मशहूर पेंटिंग जरूर थी, लेकिन सिर्फ कला की दुनिया में। फिर क्या हुआ? उस दिन लूव्र में काम करने वाले एक इतालवी कर्मचारी विंजोंसो पेरूजिया ने इसे चुरा लिया। उसने किया कैसे? लूव्र जैसे म्यूजियम से कोई इतनी आसानी से पेंटिंग कैसे चुरा सकता है? उसका तरीका बहुत ही सीधा साधा था। म्यूजियम बंद होने के बाद वो एक अलमारी में छिप गया। अलमारी में? हाँ, अगली सुबह जब म्यूजियम आम लोगों के लिए खुलने से पहले खाली था, वो बाहर निकला, पेंटिंग को दीवार से उतारा, उसे फ्रेम से निकालकर अपने कोट के अंदर छिपाया और आराम से बाहर चला गया। और किसी को शक भी नहीं हुआ? किसी को भी नहीं। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा है। जब चोरी का पता चला होगा तो क्या हुआ? जब पता चला कि मोनालिसा गायब है, तो पूरे फ्रांस में और फिर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ मोनालिसा की खबर थी। रातों रात वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रही, वो एक लापता सेलिब्रिटी बन गई। लोग उस खाली दीवार को देखने आते थे ना? हाँ, लोग सिर्फ उस खाली दीवार को देखने के लिए लूव्र आने लगे, जहां वो कभी टंगी थी। और मजे की बात तो यह है कि शक के घेरे में उस वक्त के मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो भी आ गए थे। एक मिनट, पाब्लो पिकासो? उनसे भी पूछताछ हुई थी? जी हाँ, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की थी, क्योंकि उनका एक दोस्त चोरी की कलाकृतियां खरीदने के लिए जाना जाता था। ये कहानी तो और भी दिलचस्प होती जा रही है। तो पेंटिंग मिली कैसे? और 2 साल तक वो थी कहाँ? पेरुगिया ने पेंटिंग को 2 साल तक पेरिस में अपने कमरे के एक ट्रंक में छिपा कर रखा। ट्रंक में? हाँ, वो एक इटालवी देशभक्त था और उसका मानना था कि ये पेंटिंग इटली की धरोहर है, जिसे नेपोलियन ने चुराया था, इसलिए इसे इटली वापस ले जाना उसका फर्ज है। सकते हैं 2 साल बाद 1913 में उसने इसे बेचने की गलती कर दी। उसने इटली के फ्लोरेंस शहर में एक आर्ट डीलर से संपर्क किया और पकड़ा गया। जैसे ही डीलर ने पुष्टि की कि पेंटिंग असली है, उसने पुलिस को बुला लिया। और फिर पेंटिंग वापस लूव्र आ गई? हाँ, और जब वो वापस लौटी तो उसका स्वागत किसी रानी की तरह हुआ। इस चोरी और वापसी की कहानी ने मोनालिसा को हमेशा के लिए दुनिया की यादों में बसा दिया। वो अब सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक पॉप कल्चर आइकन बन चुकी थी। ये पूरी कहानी हमें बुला देती है कि हम असल में लकड़ी के एक टुकड़े पर बने रंगों की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कैनवस पर बनी है, पर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है। लियोनार्डो ने इसे चिनार यानी पॉपुलर की लकड़ी के एक पैनल पर बनाया था। लकड़ी पर? जी, उस दौर में ये आम बात थी, लेकिन 500 से ज्यादा सालों में इस लकड़ी पर असर पड़ा है। वो थोड़ी मुड़ गई है, मतलब वॉर्प्ड हो गई है। अगर आप पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखें तो उसके ऊपरी हिस्से में एक बारीक दरार भी नजर आती है। तो एक तरह से ये कलाकृति उम्र के साथ बदल भी रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसकी कीमत क्या है? वैसे तो इसे अमूल्य माना जाता है, प्राइसलेस, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। 1962 में जब इसे एक प्रदर्शनी के लिए अमेरिका भेजा गया था,
तो इसका बीमा $100 मिलियन का किया गया था। 1962 में $100 मिलियन? हाँ, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। तो आज के हिसाब से ये कितना होगा? मतलब अगर हम महंगाई दर को जोड़ें तो आज इसकी कीमत लगभग $900 मिलियन यानी करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए होगी। 7,500 करोड़? कमाल है। लेकिन अब इसका बीमा नहीं किया जा सकता। ये फ्रांसीसी जनता की संपत्ति है और इसे कभी बेचा नहीं जा सकता। और ये जानना भी दिलचस्प है कि लूवर में लगने से पहले ये पेंटिंग कुछ समय के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के सोने के कमरे की दीवार पर भी लगी थी। बिल्कुल, नेपोलियन इस पेंटिंग से इतना प्रभावित था कि उसने इसे अपने बेडरूम में लगवा लिया था। मतलब नेपोलियन हर सुबह जागकर मोनालिसा को देखता था? ये सोचना ही अजीब है। क्या उसे भी ये पेंटिंग उतनी ही रहस्यमयी लगती होगी? शायद। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मोनालिसा सिर्फ पेंट और लकड़ी का मेल नहीं है। ये कला, विज्ञान, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि एक अपराध कथा का अद्भुत संगम है। बिल्कुल। इस पेंटिंग की असली खूबसूरती शायद इसके राज में ही छुपी है। लियोनार्डो ने हमें सिर्फ एक तस्वीर नहीं दी, बल्कि एक पहेली दी, जिसे दुनिया 500 सालों से सुलझाने में लगी है। इसका अधूरापन ही इसे पूरा बनाता है। सही कहा, क्योंकि ये हमें हमेशा और जानने के लिए उत्सुक रखता है। और सुनने वालों के लिए हम एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर लियोनार्डो दा विंची, जो अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते थे, इस पेंटिंग को अधूरा मानते थे, तो क्या दुनिया की सबसे महान कलाकृति वही काम है जिसे उसका कलाकार खुद कभी पूरा नहीं समझता था? और ये भी सोचिए कि अगर लियोनार्डो इसे पूरा कर देते, अगर उसकी पहचान साफ होती, मुस्कान का राज खुल गया होता और हर चीज तय होती, तो क्या आज ये पेंटिंग उतनी ही आकर्षक और जिंदा होती, या फिर इसका जादू खत्म हो जाता?